नमस्कार। देर से ही सही, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता अमित शाह पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में आ गए हैं। शनिवार को उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सघन दौरे की शुरुआत की और वो पहले कैराना गए। कैराना में अपने समूह के साथ में लोगों से सीधे मिले और पलायन वाले क्षेत्रों में खासतौर से वहाँ पर जाकर के उन्होंने पलायन वाले क्षेत्रों में घर-घर जाकर के लोगों से बातचीत की और पूछा, "कोई तकलीफ तो नहीं?" ये तकलीफ इसलिए पूछा क्योंकि इसी इलाके में 2017 के पहले 13 में 12 में अ, लोगों ने काफ़ी पलायन किया था और उनके घरों के आगे लिखा हुआ रहता था कि ये घर बिकाऊ है। अमित शाह का अ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा किस मायने में कितना महत्वपूर्ण है, इसको इस हिसाब से समझा जाना चाहिए कि पिछली बार भी 2017 में भी जब चुनाव हुए, तो किसी को बहुत यकीन नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी सफलता पाने जा रही थी। शुरुआत में वो टेम्पो भी नहीं बन पाया था, लेकिन जैसे ही अमित शाह और उनकी टीम उतरी, अमित शाह अपने तरीके से उसमें 2017 में उन्होंने चुनाव में भाग भी लिया था। मुझे याद आया आता है कि उनकी तब की वर्किंग तो अद्भुत ही थी। वो एक दिन तो ये तक हुआ कि वो देर शाम को लखनऊ पहुँचे। शाम को लखनऊ में उन्होंने पार्टी ऑफिस में बैठक की। रात शाम का मतलब रात से था और रात 2 बजे तक बैठक की। सुबह फिर 10 बजे से बैठक हुई। उसके बाद यही सज्जन जो हैं मेरठ आ जाते हैं, मेरठ में बैठक करते हैं और फिर उसके बाद में वो मुज़फ्फरनगर की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वहाँ बातचीत लोगों से करते हैं, मिलते-जुलते हैं, एक सभा करते हैं, फिर आके मेरठ में करते हैं और तब फिर दिल्ली आते हैं। तो वो दौरे की सक्रियता थी। इस बार अभी तक वो दौरे की सक्रियता नहीं दिख रही थी, लेकिन अब धीरे ही वो दौरे की सक्रियता शुरू हो गई है आज से शनिवार से और क्योंकि वो अपने तरीके से चीज़ों को मानते हैं, तो इस लिहाज से आज का दिन भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ यहाँ पहले तो उनका ये प्रोग्राम था कि मेरठ में रात भर रुकेंगे और फिर उसके बाद कैराना सीधे जाएँगे। अब प्रोग्राम ये हुआ कैराना पहुँचे और कैराना में पहुँचकर वहाँ की सकरी गलियों में जाकर के उन्होंने लोगों को पर्चा दिया और पर्चे दिया जिसमें वो कहा कि अब तो यहाँ पर पलायन करने वाले भी खुद पलायन कर गए। और जो सफलता जो उत्साह लोगों का नज़र आया वो अलग तरीके का दिख रहा था। उनके साथ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका सिंह थी और जैसा कि राजनीति में होता है कि हिंदू-मुसलमान सब तरीके के लोगों को साथ लेके चला जाता है, तो वहाँ मुस्लिम कार्यकर्ता थे और वो कार्यकर्ता खास तौर से सेल्फी ले रहे थे। तो यहाँ ये सब चीज़ों का जो एक बड़ा अर्थ है, वो एक सुरक्षा का भाव देने का है, एक जो अभी तक पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को आगे किया है, उसको आगे बढ़ाने का है, हिंदुत्व के मैसेज को आगे बढ़ाने का है और यहाँ संकट इसलिए भी जाता है क्योंकि वेस्ट में खास तौर से ये कहा जा रहा था कि किसानों के आंदोलन के बाद एक बिल्कुल अलग प्रभाव होगा और वो देखने में भी शुरुआत के दौर में नज़र आ रहा था। उसमें जो कि 17 में जिस तरीके से जाटों और जाटों ने थोक में हिंदू प्रत्याशियों को या कहें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को वोट दिए थे, वो इस बार इस पर आशंका इस समीकरण पर आशंका जताई जा रही थी कि वो देंगे कि नहीं देंगे क्योंकि नाराज़गी उनमें थी और उसके पहले टिकैत अपनी सभाओं में अल्लाह हू अकबर और भोले बाबा को लेकर के उद्घोष करा चुके थे। तो ये लग रहा था कहीं पर लोगों को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो समीकरण टूट जाएगा और कहीं कुछ और नहीं होगा। लेकिन आज जिस तरह की चीज़ें देखी गई, उससे लगता है कि वो समीकरण यहाँ पर
शायद और उभार पर लाया जाएगा और वो जो 80-20 का समीकरण था, जिसको योगी का जो समीकरण था, जिसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और जो काफ़ी विवादास्पद भी हुआ था, अ, वो अपने आप में उसको और पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। राजनीति है तो राजनीति में बहुत तरह के समीकरण काम आते हैं और ख़ास तौर से जब आप अ, बिल्कुल जीने-मरने की राजनीति करते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें की जाती हैं, की जाती रही भी हैं। पिछले कुछ वर्षों से इनका और गहन उपयोग होने लगा है और आप कैराना इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जाता है, कैराना क्या पूरा पश्चिम का जो इलाका है, मुज़फ़्फ़रनगर, कैराना, शामली, ये सब मेरठ भी इसमें शामिल है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जाता है कि क्योंकि यहीं से एक तो पहली बड़ी बात है कि यहाँ पे ही चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, 10 फरवरी से चुनाव है, 14 को है, फिर दूसरे चरण का और यहीं से एक टेम्पो बनने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा शुरू में लग रहा था उसको कि उत्साहित नहीं है और ईस्ट से भी चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन बाद में वो बात जब चुनाव के डिक्लेरेशन हो गए, तो ये साफ हो गया कि साहब चुनाव तो वेस्ट से ही होगा और फिर अभी तक जो देरी थोड़ी-सी स्टार्ट में होनी थी, वो आज उसको एक नया रूप दिया गया है। यूँ तो मुख्यमंत्री योगी भी महीने भर पहले आए थे और कैराना गए, पलायन करने के बाद में परिवार के साथ में उन्होंने उन्होंने वहाँ पर बैठे, उनके साथ मुलाकात की, खाया-पिया और अब उसी समीकरण को और पुख्ता करने के लिए अमित शाह पहुँच गए हैं। अमित शाह एक तरफ पहुँचे हैं और दूसरी तरफ जो है जेपी नड्डा जो हैं, क्योंकि वेस्ट का चुनाव है, वहाँ पर अमरोहा और बिजनौर में जो है वो संगठन के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद अमित शाह जो हैं जो शामली भी जाएँगे, शामली जाने के बाद में शामली गए मतलब शामली तो अभी है वहाँ पर, वो शामली में हैं और फिर उन्होंने अब मेरठ में भी जो है वो पदाधिकारियों से बातचीत करने का मामला है। पदाधिकारियों से बातचीत करने का तो मामला सिर्फ़ जो हमेशा समीकरण दिया जाता है और सूत्र दिए जाते हैं कि किस तरह से आपको काम चलाना है, काम करना है, वो एक अमित शाह की स्टाइल है और क्योंकि व्यक्तिगत रूप से वहाँ बहुत सारे लोग से जानते हैं, उस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम उनको एक जो बड़ा संकेत उन्होंने दिया है कि किसी भी कार्यकर्ता से कहा गया है कि आप लोग कतई डरिए नहीं। किसी से को भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के समीकरण से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात पूरी तरीके से रखिए और वो बातचीत पूरी तरीके से रखिए और अगर कोई संकट हो, तो उनका खुद का मानना था मेरे ऑफ़िस को सीधे बताया जाए। ये उन्होंने वहाँ पर एक संकेत दिया है और अब ये माना जा रहा है कि अमित शाह जो हैं, जिस तरह का मैसेज यहाँ दे रहे हैं, अगले कुछ दिनों में वो जब तक 10 फरवरी का चुनाव है और ये माना जा रहा है कि अगले 15-17 दिन में 5 बार से ज़्यादा वो यहाँ का दौरा करेंगे। अमित शाह के दौरे के पीछे जो और गणित बताई जाती है, वो विशुद्ध रूप से हिंदू, मुसलमान या अल्पसंख्यकों को लेकर के देखी मानी जाती रही है। हुआ ये था कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी जब तब वो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के था, लड़कों की सरकार की बात की उस समय में काफ़ी मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए थे और उसी को काउंटर करने की योजना बनाई गई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक सफल रही थी। आप चाहे बात कितनी भी कर लीजिए लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में ख़ास तौर से जाति को लेकर के बहुत सघन भेद है और उसमें उन दंगों का 2013 के दंगों का बहुत बड़ा योगदान है। इस बार भी क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने 13 मुस्लिम कैंडिडेट को वहाँ पर टिकट दिए हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 17 मुस्लिम कैंडिडेट को
को सीट दी है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 22% जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी ने पहले फेज़ में दी हैं और 29% सीटें जो हैं वो बसपा ने दी हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी जैसा कि माना ही जा रहा था कि वो किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को को टिकट यहाँ से नहीं देगी और यहाँ क्या वो पूरे उत्तर प्रदेश में भी शायद नाम के लिए 1-2 लोगों को भला दिया जाए, वो नहीं देने जा रही है क्योंकि उसको अपना एक अलग गठजोड़ साबित करना है, एक अपना फेविकोल जो उसके वोट बैंक का उसको और मजबूत करना है। इस सिलसिले में उस वो अपनी चीज़ें मजबूत करना चाहती है। 2017 के चुनावों में जो 58 सीटें थी, उसमें तब एसपी और कांग्रेस के अलायंस ने 7-7 सीटें 7 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे और उसी तरीके से बसपा ने भी 7 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। यानी कि 21 सीटों 21 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए थे और इसका नतीजा क्या हुआ था कि ये सातों सीटें जिनमें ये तीनों ये जो 7 सीटें थी जिनमें इतने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए थे, ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। यानी कि 7 सीटों में जिनमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने और बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, दोनों लड़ रहे थे और अंततः उसका नतीजा ये हुआ कि सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी अ, जीत गई थी। अब इस बार क्या हुआ है कि एसपी, आरएलडी और बीएसपी यानी कि एसपी, आरएलडी का एक जो नया गठजोड़ है और बीएसपी, बीएसपी ने दोनों ने 8 जगहों पर थाना भवन, मेरठ, मेरठ साउथ, तलाना, बुलंदशहर, सिकलवास, कोइल और अलीगढ़ में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, इन दोनों ही दलों में। अब इसके बाद क्या होगा? क्या ये उसी तरीके से जीत-हार का नतीजा होगा जैसे कि 2017 में होगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी बात कहते रहे हैं 80-20 की, उससे अगर वही हालत रही तो ज़रूर ये माना जाना चाहिए कि अगर वैसा ही कुछ नतीजा आए तो कोई बहुत उलटफेर बहुत ज़्यादा अचंभित नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से इस लिहाज़ से भी अचंभित नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी सपा और आरएलडी का वोट बैंक एक होने की दिखाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन ये नहीं भूला जाना चाहिए कि बहुजन समाजवादी पार्टी का सपोर्ट वेस्ट यूपी में काफ़ी बड़ा है और आप उसके मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी हालत में नकार नहीं सकते। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी तक लोग मुस्लिम वोट बैंक को जो है उसके मुस्लिम वोट बैंक को नकारते नकारते रहे हैं। ख़ास तौर से इस समय लोगों को ये लग रहा है कि मायावती बहुत पीछे चल रही हैं, लेकिन ऐसा जो ज़मीन पर है, ऐसा दिखता नहीं है। मायावती की जो कुछ सीटें पश्चिम की हैं, वो मजबूत होती हुई नज़र आ रही हैं और उसमें वो किसको नुकसान पहुँचाएँगी ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन आप यहाँ से बसपा के वोट बैंक को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। अब आज की हालत में ऐसी स्थिति में जब समाजवादी पार्टी के पास में एक संकट है आरएलडी का अपना नेतृत्व है, आरएलडी के जयंत चौधरी या चौधरी जयंत सिंह जो इनका नया नामकरण हुआ है, चौधरी जयंत सिंह ठीक है अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कितने हद तक पार्टी के वोटर्स को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मतदान स्थल तक पहुँचा पाएँगे, ये देखने का सवाल होगा और कित क्या वो 2017 के जाट वोट बैंक को अपनी तरफ से पूरी तरह कर पाएँगे, ये भी एक देखने का सवाल होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या जहाँ पर अब चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव ही हैं वोट बैंक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, क्या वो अमित शाह और उनकी बैटरी को पार कर पाएँगे आज की स्थिति में? अब ये देखना बहुत रोचक होगा क्योंकि अब चुनाव जो है वो एक अलग
फ़ेज़ में जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, ख़ास तौर से तब जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे, तभी मैंने कहा था कि चुनाव रैलियों का जो है वो एक कम से कम जनवरी अंत तक उस पर प्रतिबंध रहेगा और आज शनिवार को जो फैसला सुनने में आ रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग ने भी रैलियों को लेकर के कोई छूट नहीं दी है, तो सब नेताओं को गलियों में भटकना पड़ेगा। यानी कि बड़ा उसका फ़ायदा उस पार्टी को मिलेगा जिसके पास ज़्यादा नेता हैं, ज़्यादा वर्कर हैं, ज़्यादा काम करने वाली सुगठित लोग होंगे, उनको ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलने की संभावना है, ना कि कुछ एक नेताओं पर आश्रित रहने वाली पार्टी को। अब ये यहाँ से आज से मुझे लगता है कि चुनाव एक नए दौर में जाने वाला है, नए फ़ेज़ में जाने वाला है और उसका फ़ायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनका नेता ज़्यादा हैं, लोग बहुत हैं, वेस्ट के भी नेता उनके पास ठीक-ठाक हैं, जो बहुत एग्रेसिव रहे हैं अपने अभियान में। अब देखना ये होगा कि उनका संपर्क, उनकी उनकी रणनीति कितनी कामयाब रहती है और निश्चित रूप से इसमें अमित शाह एक बहुत बड़े फैक्टर होंगे।